नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी एक सीरीज चालू हुई है आरआरबी एनटीपीसी की, जो ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाएं चल रही हैं, जो कि 5 जून से स्टार्ट हुई है, उसके लिए हमारी पूरी आदि शंकर एकेडमी की टीम लगातार आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का कंप्लीट आपको पूरा एनालिसिस और उसके बिहाफ पे सैंपल पेपर प्रोवाइड करा रही है, ताकि आगामी शिफ्टों में आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है, जिन भी छात्रों का पेपर है, वह अंतिम रूप से अपनी तैयारी को फाइनल टचअप दे सके, ताकि एग्जाम हॉल में जब वो बैठे तो उनको कोई ऐसा क्वेश्चन ना मिले जो उनको पहली बार देखने को मिल रहा हो, या कोई उनके लिए अपरिचित सा क्वेश्चन ऐसा ना रहे। लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हर पैटर्न से रूबरू आपको करा दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने, आदि शंकर एकेडमी की पूरी टीम ने आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का कंप्लीट एनालिसिस करके और उसके बिहाफ में सैंपल पेपर तैयार करके आप लोगों के लिए डेली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी क्रम में आज फिर छात्रों से बात हुई है, उसके बिहाफ में एक और सैंपल पेपर रीजनिंग का आपके साथ में डिस्कस करने के लिए एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हो गया हूं। तो चलिए देखते हैं कि अब किस प्रकार का पैटर्न चेंज हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, कैसे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। यह पूरा का पूरा जो कंटेंट है, पूरा का पूरा जो आपका सैंपल पेपर है, यह पूरा बेस है एग्जाम हॉल से निकले हुए छात्रों से बातचीत करने के बिहाफ में। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं कि अब इस टाइप के प्रश्नों का क्या है, क्रिज देखने को मिल रहा है आपके एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। तो देखते हैं अपन, आपको यहां दिया गया है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। आपको यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, उसमें आपको एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है आपका कि श्री वाय, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है आपका कि जो श्री वाय ने कब कार खरीदी। ये आपका एक क्या है? क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर अपन को आंसर देना है, क्वेश्चन ये है कि श्री वाय ने कार कब खरीदी। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको नीचे 2 कथन दिए गए हैं। आपको नीचे 2 क्या दिए गए हैं? कथन दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आंसर देना है कि 2 कथनों में से कौन सा कथन पर्याप्त है, क्या एक सिंगल कथन पर्याप्त है या दोनों कथन की जरूरत है या दोनों में से किसी की जरूरत नहीं है, क्या है आपका आंसर, देखते हैं। तो पहला कथन आपसे बोल रहा है कि 18 अगस्त से पहले किंतु 15 अगस्त से पहले नहीं, मतलब 15 के तो बाद लेकिन 18 के पहले। तो 15 के बाद मतलब 15 और 18 के बीच में अपन को चाहिए, तो डेट क्या मिल जाएगी आपको? 16 मिल जाएगी और क्या मिल जाएगी? 17 मिल जाएगी। पहला कथन आपको ये बोल रहा है कि 18 अगस्त के पहले, तो मतलब 18 के बाद का कोई डाटा नहीं चलेगा, और कह रहा है कि 15 के पहले भी नहीं, 15 अगस्त से पहले भी नहीं। तो 15 के पहले भी नहीं मतलब 15 के बाद और 18 के पहले, तो आपको डाटा क्या मिलेगा? 16 और 17 मिलेगा। कथन 2 आपको क्या देख रहा है कि निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद, मतलब ये तो बोल रहा है कि 16 के बाद और 19 के बाद नहीं, मतलब 19 के पहले। तो 16 और 19 के बीच में तो क्या आ जाएगा आपका? 17 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब आपको 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में आप गौर से देखोगे तो एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है? 17 तारीख। 17 तारीख यहां भी है, 17 तारीख यहां भी है। मतलब इसका अर्थ ये है कि श्री वाय ने अपनी कार कब खरीदी? 17 तारीख को खरीदी। कब खरीदी? 17 तारीख को खरीदी। लेकिन आप 17 तारीख आंसर कब कर पा रहे हो? जब आपने दोनों कथनों पर विचार किया, और दोनों कथनों के विचार करने के बाद अपन को 2 डेट मिली। पहले कथन से 16 तारीख और 17 तारीख, दूसरे कथन से 17 तारीख और 18 तारीख मिल रही है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 17 तारीख यहां भी मिल रहा है, 17 तारीख यहां भी मिल रहा है। अर्थात श्री वाय ने जिस दिन कार खरीदी वह दिन कौन सा था? 17 तारीख की। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। छात्रों से बातचीत करने में हमें पता चला, तो हमें लगा क्यों ना आपको इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी जाए। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये एनालॉजी का है। एनालॉजी के क्वेश्चन तो आपको रीजनिंग में हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। आपकी वो एनालॉजी लेटर बेस्ड हो सकती है, नंबर बेस्ड एनालॉजी हो सकती है, और आपके जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए भी आपको एनालॉजी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि हाइग्रोमीटर का जो रिलेशन है वो ह्यूमिडिटी से है, तो आपको बताना है कि बैरोमीटर का संबंध निम्नलिखित में से किससे होने वाला है। कह रहा है कि हाइग्रोमीटर आर्द्रता बताता है ना। हाइग्रोमीटर क्या काम करता है? आर्द्रता बताने का काम करता है। तो आपको ये बताना है कि बैरोमीटर इनमें से क्या बताने का काम करेगा, बैरोमीटर का काम क्या होगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिख रहा है कि गति, दबाव, तापमान और धारा। अब ये क्वेश्चन तो आपका साइंस का क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, लेकिन आपको दिख कहां रहा है? रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जो आपका एनालॉजी चैप्टर है वो आपका
करंट नॉलेज और आपका जनरल नॉलेज सब चीज आपसे पूछ लेता है। आप वहां राज्य और राजधानियां पूछ लेता है, देश और उनकी मुद्राएं आपसे पूछ लेता है ना, देशों की राजधानी, राष्ट्रपति, ये सब, और बीमारियों संबंधी चीजें भी पूछ लेता है। तो आपका जो एनालॉजी चैप्टर है उसमें से खासतौर से इस पैटर्न के क्वेश्चन जो आते हैं, आपका जीके जीएस का नॉलेज भी इसमें पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर काम करता है आर्द्रता नापने का, और बैरोमीटर काम करता है दबाव अर्थात प्रेशर नापने का काम कौन करता है? आपका बैरोमीटर करता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, घड़ी के क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में देखे जा रहे हैं, ऐसा सुनने में मिल रहा है। तो हमने घड़ी के क्वेश्चनों को भी क्या है आज के सैंपल पेपर में सम्मिलित किए हैं, और आपको एक मोटा मोटा बता देना चाह रहे हैं कि घड़ी से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। एंगल के बिहाफ में घड़ी से क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा सुनने में आ रहा था। हमारी आदिशंकर एकेडमी की टीम ने जिन छात्रों से संपर्क किया उनने ये बताया कि घड़ी के क्वेश्चन आ रहे हैं, और घड़ी में आपका एंगल के बिहाफ पे क्वेश्चन आ रहा है। तो एंगल वाले क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो घड़ी में अगर क्वेश्चन आपसे एंगल के बिहाफ पे तो पूछ लेगा, आपको पर्टिकुलर कोई टाइम दे देगा कि बोलेगा कि इतने बजकर इतने मिनट का टाइम हुआ है, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आपको कोण दे देगा और बोल देगा कि ये कोण किस टाइम पर बज रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। घड़ी में स्लो फास्ट वाला क्वेश्चन भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो अभी तो हमें केवल इतना ही पता चला है कि एंगल के बिहाफ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में अगर घड़ी से क्वेश्चन आए तो केवल एंगल का पूछेगा। एंगल तो पढ़ना ही है आपको। एंगल के अलावा आपको अगर पर्टिकुलर कोई टाइम दिया है तो अपन एंगल निकालना सीख लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको मैं और फॉर्मूले ही बताऊंगा कि अगर आपको एंगल पता है, आपसे यह पूछा जा रहा है कि यह एंगल इतने से इतने बजे के बीच में कब बनेगा, आपको वो भी पता होना चाहिए। घड़ी का स्लो फास्ट वाला क्वेश्चन भी आपसे बनना चाहिए, और 2-3 टाइप के और क्वेश्चन है आपसे, वो सब भी बनने चाहिए। तो मोटा मोटा मैं आपको एक सूत्र बता दे रहा हूं, और आप लोगों की अगर डिमांड होगी तो उसका मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर ही आपको यूट्यूब में आके पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10:10 में घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो कोण अर्थात थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है आवर हैंड इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट हैंड। ठीक, तो एक स्पेशल केस होता है जब आपके मिनट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका 30 इंटू एच होता है। तो फिलहाल अभी तो हमें मिनट की वैल्यू दी गई है। मिनट की वैल्यू क्या दी गई है 10:10 मतलब घंटा और मिनट दोनों की वैल्यू 10-10 दी गई है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो, तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आवर हैंड की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई है इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू भी कितनी दी गई है 10 दी गई है। तो अपन सॉल्व करते हैं, तो आपका यहां से आ जाएगा 300 माइनस यहां से आ जाएगा आपका 55। तो अगर इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेने जाओगे तो आप यहां से आ जाएगा 5 और 9 में से 5 गए 4, 245। लेकिन आप ऑप्शन में अगर देख रहे हो तो 245 तो आपको ऑप्शन में ही नहीं है। अब आपके मन में ये आएगा कहीं आपने क्वेश्चन गलत कर दिए, ये क्वेश्चन कहीं रॉन्ग हो गया, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूं आपको कि जब भी इस टाइप की स्थिति बने तो एक घड़ी अपन बना के देख ले रहे हैं। ये अपनी एक घड़ी बन रही है इधर, चलिए यहाँ आपका हो गया 12 बज गए, इधर बज गए 6, यहाँ हो गया मान लो 3, इधर हो गया आपका 9, यहाँ 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11। बात मैं करना चाह रहा हूं कि आपने घड़ी में टाइम 10:10 का दिया और बोल रहा घंटे की सुई और मिनट की सुई में कोण क्या लगेगा, आपने सूत्र लगाया, आपका आंसर आया 245, लेकिन 245 आपको ऑप्शन में नहीं दिखा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घड़ी में एक साथ 2 कोण बनते हैं। वो 2 कोण कैसे कैसे बनते हैं, देखो घड़ी में अभी जो भी टाइम हुआ है इस समय एक कोण तो ये बना हुआ है, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में ही बना है, एक कोण आपका ये बना है। इसी समय एक कोण और भी बना है घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में, वो कोण कौन सा है, ये वाला। अगर इसको मैं θ1 नाम दूं तो एक कोण और बना है, कौन सा, θ2। तो घड़ी में एक साथ
कोई भी टाइम बजा हो, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में दो कोण बनते हैं, एक कोण आपका ये है, दूसरा कोण आपका ये बन गया, ठीक है। अगर आपको इस कोण की वैल्यू पता है तो कुल मिला के घड़ी में 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो 360 में से घटाना है मुझे थीटा 2 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको थीटा 2 पता है, थीटा 1 की वैल्यू निकालनी है, उसको भी आप 360 डिग्री से घटा दोगे तो आपको दूसरा कोण मिल जाएगा। तो फिलहाल आपका अभी 245 आया है, 245 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, 360 में से 245 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 60 में से 45 गए आपके 15 और 3 में से 2 गए आपका 115 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ठीक है। तो मेथड अपन ने सही लगाए थे, अप्रोच हमारी सब कुछ सही थी, बस हमारा जो आंसर आया था ये ऑप्शन में नहीं था, तो हमें घबराना नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक ही टाइम पे दो दो कोण बनते हैं, हमें अब अच्छे से पता था, तो हमने रीचेक नहीं किया बल्कि अपनी मेथड को देखा कि क्यों किए, 360 में से अपन ने घटा दिए, ठीक। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अच्छा, यही मैं आपसे और चीज डिस्कस कर दूं, बात कर लें कि घड़ी में किन किन फॉर्मूला से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो एक तो यही जो मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर आपको टाइम दिया है और आपको कोण बताना है तो थीटा बराबर क्या होगा, टाइम आपको दिया है और आपको थीटा बराबर बताना है, मतलब कोण बताना है, तो फॉर्मूला होता है 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम डिवाइड बाई 2, या इसी फॉर्मूले को हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, 30 इंटू एच माइनस 11.5 इंटू मिनट। और एक स्पेशल केस होता है इसी में, जब आपके मिनट हैंड की वैल्यू 0 होती है तो आपका थीटा बराबर क्या होता है, 30 इंटू एच होता है। एक केस तो ये हो गया। दूसरा आपका इसी में आ जाएगा कि जब आपको इसी का उल्टा दिया होगा, मतलब आपको आप थीटा की वैल्यू दी होगी, आप बोलेगा कि ये जो कोण है इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में कब बनने वाला है। अगर आपसे ये पूछेगा तो टाइम बराबर फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, टाइम बराबर आपको मिल जाएगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जहां A2 जो है आपका, जहां A2 जो है ये दिया गया कोण है, A2 जो है ये आपका दिया गया कोण है, और जो A1 हो जाएगा आपका छोटा समय गुणा 30 कर देना। और छोटा समय कैसा, मान लो आपसे बोल रहा है कि 7 बजे और 8 बजे के बीच, 7 बजे और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी या कब बनाएंगी। तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आप इसमें कैसे वैल्यू पुट कर दोगे, मैं आपको एक रख के बता दे रहा हूं। आप यहां रख दोगे 2/11, A1 की वैल्यू क्या आएगी, A1 छोटा समय गुणा 30, तो 7 और 8 के बीच में बोल रहा है, तो 7 और 8 में छोटा क्या है 7, तो A1 की वैल्यू कैसे जाएगी, 7 गुणा आप 30 कर दोगे तो कितना आएगा 210। एक बार प्लस एक बार माइनस लेके करोगे। अच्छा, A2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दिया है, A2 आपको जो कोण दिया होगा वो A2 होगा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 45। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लोगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर लोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोगों को अगर डिमांड होगी तो मैं पूरा चैप्टर आपको यूट्यूब में कंप्लीट पढ़ा दूंगा, है ना। तो यदि आप लोगों को पढ़ना है ये चैप्टर तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया और अपने सुझाव जरूर व्यक्त करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए यह पूरा चैप्टर लेके आ जाऊं, ठीक। तो फिलहाल आपको अगर थीटा दिया है और टाइम पूछ रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, टाइम दिया है थीटा पूछना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 बच्चों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सतीश अजय के दाईं ओर 8वें स्थान पर है। यदि अजय दाईं ओर के अंत में 18वें स्थान में है तो सतीश बाईं ओर से अंत से किस स्थान में है, आपको ये बताना है। इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन all are facing north, Satish is 8th to the right of Ajay. If Ajay is 18th from the right hand, what is Satish's position from the left hand? आपको ये बताना है। तो आपको ये पढ़ के जाना है। ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर का आपका यह क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 40 बच्चे बैठे हैं और सभी का मुंह कहां है, उत्तर की ओर। सभी का मुंह कहां है, उत्तर की ओर है, तो अपन ने ये बैठा दिए। अगर सभी का फेस उत्तर की साइड है तो सबका राइट ये हो जाएगा और सभी के लिए लेफ्ट क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें 40 बच्चे बैठे, कुल मिला के कितने लोग बैठे हैं, 40 बैठे हैं।
अच्छा, 40 बच्चों की पंक्ति में जो सतीश है वह अजय से दाईं ओर बैठा है और कौन से कहाँ बैठा है, 8वें स्थान पर। तो सतीश मतलब अजय मान लो यहाँ कहीं बैठा है, तो अजय से दाईं ओर बैठा है और कौन से स्थान पर बैठा है, सतीश जो बैठा है अजय से दाईं ओर बैठा है, अजय का दाईं ये हो जाएगा, अजय के दाईं ओर 8वें स्थान पर बैठा है कौन, सतीश। मतलब यहां से ये नंबर कौन सा है, 8th नंबर पर कौन बैठा है, आपका सतीश बैठा। अजय से दाईं ओर 8वें नंबर पर कौन बैठा है, सतीश बैठा है। यदि जो अजय है वह दाईं ओर से 18वें स्थान पर, राइट हैंड आपका कौन सा है ये, यहां से जो अजय बैठा है वह कौन से नंबर में बैठा है, 18वें। कहां से, राइट साइड से कौन से नंबर में बैठा है, 18वें नंबर में। यहां कहीं कौन बैठा है, सतीश बैठा है। सतीश अजय से कौन से नंबर में बैठा है, 8वें नंबर में बैठा है। 8वें नंबर में आपका ये हो गया। तो आपको ये बताना है कि सतीश बाईं ओर से किस पोजीशन में बैठा है। तो अगर आपको देखो किसी एक व्यक्ति की लेफ्ट साइड से भी पोजीशन पता चल जाए और उसी व्यक्ति की अगर आपको राइट साइड से भी पोजीशन पता चल जाए तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से देख सकते हो। तो अजय की मुझे दाएं साइड से पोजीशन क्या है पता है, अगर मुझे अजय की बाएं साइड से पोजीशन पता चल जाए तो अजय यहां से बाएं साइड से कितने नंबर में बैठा है मुझे ये पता चल जाएगा, और अजय का पता चल गया तो सतीश का पता तो अपन आसानी से लगा लेंगे। तो अजय की लेफ्ट साइड से पोजीशन अगर मुझे निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, अजय की अपन को कहां से पोजीशन निकालनी है, लेफ्ट साइड से। कहां से निकालनी है, लेफ्ट साइड से पोजीशन निकालनी है। तो कुछ नहीं करो, टोटल में आप एक जोड़ दो और उसकी राइट पोजीशन को क्या कर दो, घटा दो। टोटल में एक जोड़ के उसकी राइट साइड की पोजीशन को अगर आप घटा दोगे तो उसकी लेफ्ट साइड की पोजीशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितने हैं आपके 40, 40 में एक जोड़ दी तो 41 हो गया। और अजय की राइट साइड से पोजीशन कितनी है, 18। राइट साइड से पोजीशन कितनी है, 18। 41 में से अगर आप 18 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 में से 8 गए आपके बचे 3 और 3 में से एक गया तो 23। मतलब अजय की जो लेफ्ट साइड से पोजीशन निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 23 निकल के आ गई। और इसी अजय की राइट साइड से पोजीशन कितनी है आपकी, 18वें नंबर की पोजीशन है। ठीक है, तो अजय यहां से यहां कितना बैठा है, 23 बैठा है। अच्छा, अब आपको सतीश का बताना है, कहां से बताना है, लेफ्ट हैंड से बताना है। तो लेफ्ट हैंड से सतीश देखो यहां से यहां तक कितना हो गया, 23, और 23 में अपन 8 और जोड़ दिए तो 23 + 8 आपका आ जाएगा 31वें नंबर में। तो जो सतीश है वह बाईं ओर से 31वें, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं, आपको बना के अच्छे से इनका रिवीजन करना है, सॉल्व अच्छे करके जाना है और देखना है। ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इनइक्वलिटी अर्थात असमानता चैप्टर से आपको देखने को मिल रहा है। आपको मैंने कल भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया था, मतलब बताया था, मतलब कि इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। आपको के और एस के बीच में क्या है, एक रिलेशन दिया है। ठीक है, तो आपको के से एस के बीच में चलना है। तो आपको यहाँ एक आपका ये हो गया कथन, दूसरा कथन ये हो गया, तीसरा आपको कथन, 3 कथन आपको दिए गए हैं। इन 3 कथनों के बिहाफ में आपको 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन आपका गलत है। तो सबसे पहले आपको के और एस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। के से चलना शुरू करो और कहां जाओ, रुक जाओ, आर पर, एस पे जाके रुक जाओ। अच्छा, ये जो चिन्ह डिजाइन किए गए हैं इस बात को ध्यान रखते हुए लगाए गए हैं कि आप लेफ्ट साइड से अर्थात यहां से चलना शुरू कर रहे हो और इस तरफ, मान लो अगर आप इस क्रम में आगे बढ़ रहे हो तब तो ये चिन्ह सही है। मान लो अगर आपको यहां लिखा है ए ग्रेटर देन बी, तो अगर आप ए तरफ से चढ़ के आ रहे हो, बी की ओर जा रहे हो, तो आप इसको पढ़ोगे ए बड़ा है बी से, या ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर आप इसी चीज को यहां से पढ़ रहे हो, राइट साइड से लेफ्ट जा रहे हो, तो यही चीज उल्टी हो जाएगी। मतलब बी छोटा है ए से, क्या हो जाएगा, बी छोटा है ए से। अगर आप यहां से इस चीज को पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या है, बी छोटा है ए से। मतलब अगर आप राइट से लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो जो चिन्ह दिया था वो वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर आप यहां से ऐसे जा रहे हो तो ये चिन्ह बदल जाएगा इसमें, ये बदल जाएगा आपका इसमें। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। तो आपको के से चलना शुरू करना है, एस पास जाके रुकना है। तो आपको यहां पर डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले के से आप कहां जाओगे, आर। के से आर गए तो आपको पहला साइन ये मिल गया। फिर आर से एस के लिए आपको ये मिल रहा है, तो आर से एस अगर आप ऐसे आओगे, चूंकि आप उल्टा आ रहे हो, अगर यहां से ऐसे जाते तो ये साइन आप ऐसे कैरी करते, लेकिन आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो ये साइन ऐसे कैरी करोगे। अब घर में इस बार कौन मिल रहा है, बेटा मिल रहा है, और कौन मिल रहा है, दादाजी मिल रहे हैं। बेटा भी है घर में और दादाजी भी हैं। किसकी बात मानी जाएगी, दादाजी की बात मानी जाएगी, दादाजी की ही बात मानी जा रही है। मतलब आपका
जो कंक्लूजन एक है, निष्कर्ष एक है, वो क्या हो गया, सही हो गया। निष्कर्ष नंबर 2, ई और यू के बीच में आपको चलना है। तो ई से पहले आपको, ई से आपको कहां तक जाना है, यू तक जाना है, ठीक है। तो ई से यू तक जाने के लिए ई आपका ये हो गया, ई से अपन को चलना है, यू तक जाना है। तो ई सी कनेक्टिविटी अपन, ई से अपन टी गए, फिर टी और के बीच में कोई अपन को चीज ही नहीं दिख रही है ना। इसके लिए अपन को जानकारी क्या है, पर्याप्त नहीं मिल रही है। अपन को एक की जानकारी क्या है, पर्याप्त मिल रही है। इसके व्याप में हम बोल सकते हैं कि आपका जो केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ये क्या होने वाला है, आपका बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ई और यू के बीच में हमें, ई से यू तक के लिए हमें कनेक्टिविटी ही नहीं मिल रही है। ई से अपन टी गए, फिर बीच में यहाँ साइन गोल है। अब टी के लिए कोई लिंकिंग चीज नहीं मिल रही है और ना से ई से यू के लिए कोई लिंकिंग चीज मिल रही है। तो करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डाइस अर्थात पासा चैप्टर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम हॉल में, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आपको एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2 और इसी पासे की आपको एक तीसरी स्थिति भी दिखाई गई है। इन 3 स्थितियों के व्याप में आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या 5 के विपरीत होगी, कौन सी संख्या 5 के विपरीत होगी। डाइस का पूरा चैप्टर आपको आदिशंकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसको मैंने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, 4 से 5 क्लास में कंप्लीट हुआ है। तो डाइस के भी किसी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि डाइस का आपको रिवीजन करना है या डाइस को आपको अच्छे से पढ़ना है, तो यूट्यूब में आपको पूरी क्लास मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको डाइस पूरा चैप्टर मिल जाने वाला है, इसमें बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। तो आपको 5 के विपरीत बताना है। 1 कॉमन ट्रिक सबसे यूजफुल होती है, सबसे बेस्ट होती है, तो अपन 1 कॉमन ट्रिक का यूज करने वाले हैं। तो आकृति 1 और आकृति 3 में मुझे एक नंबर कॉमन दिख रहा है, वो नंबर क्या है, 5। 5 के अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है, या तो क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो 5, अच्छा घूमने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो यहां आपको मिल रहा है 5, 3 और 6, फिर यहां आपका 5, 4 और 2, एक नंबर गायब है, वो नंबर क्या है, गायब 1। 5 का विपरीत पूछा है, वो गायब क्या था, 1। तो बिना ये सब कुछ किए आप डायरेक्ट बता सकते थे कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 5 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 5 का विपरीत पूछा था तो वो क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो डाइस चैप्टर का भी आपको रिवीजन करके जाना है। रिवीजन करने के लिए सोर्स नहीं है, आदिशंकर एकेडमी की चैनल पे पूरा कंप्लीट चैप्टर अपलोड हुआ है ना, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, वेन डायग्राम का एक पैटर्न और ये है, कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वेन डायग्राम के बारे में, उसमें मैंने वेन डायग्राम के 2 टाइपों को कवर किया था, तीसरा टाइप आपसे मैं कवर नहीं कर पाया था। तो आज के इस पेपर में मैंने वेन डायग्राम का तीसरा टाइप भी इसमें डलवा दिया है, ताकि आप लोग अगर एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो और वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे हर हाल में वो बनने चाहिए, ठीक है। लगातार सुनने में हमें यह मिल रहा है कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन आ रहे हैं, वेन डायग्राम आ रहे हैं, तो क्यों ना उसका अपन एक अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं, तीसरा टाइप जो नहीं डिस्कस कर पाया था वो आपको आज की क्लास में देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पास एक डायग्राम बना के दिखाया गया है, इसमें आपको जानकारी दे रहा है कि जो पहला व्रत है वह गेहूं के बारे में बता रहा है, ठीक है, और जो दूसरा है वह चावल के बारे में, और तीसरा है चने के बारे में, चने के क्षेत्र को बता रहा है। आपको वह बताना है जो गेहूं, चना और चावल तीनों को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात तीनों को क्या है अपने रूप में समाहित किए हुए है। तो कुल मिला के ए बी सी तीनों की बाउंड्री जहां आके मिलती होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ए बी और सी तीनों आके कहां मिलते हैं, इस जगह मिलते हैं, और यहाँ आकृति क्या बने है, ई लिखा है, तो ई क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आपको गेहूं, चना और चावल तीनों के क्षेत्र को बताना था, और तीनों का क्षेत्र जिस बिंदु पर आके मिलता है, जिस क्षेत्र में आके मिलता है, वह क्षेत्र को इसमें ई नाम दिया गया है, मतलब ई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल देख के आंसर करने वाला होता है, तो बहुत ईजी होता है। तो हमारी टीम लगातार आप लोगों के लिए प्रयासरत है कि आपके आगामी शिफ्टों में जो भी पेपर है उसका आपको एक अच्छा सैंपल पेपर, उसके व्याप में आपको एक अच्छा सैंपल पेपर दे दिया जाए, ताकि एग्जाम हॉल में जब आप बैठो तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन ना दिख जाए जिसको आपकी पहली बार मुलाकात हो। आप तो बोलिए तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये भी होता है रीजनिंग में, ये भी होता है मैथ्स में, या जीएस में ये भी होता है। बस यही हमारा प्रयास है कि आप हर उस क्वेश्चन से रूबरू हो जाओ जो आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के इस सेशन में आपसे विदा लेने का वक्त हो चुका है। जय हिंद।